ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 361 नियम सम्मेलन और भाग्य आकर्षण सदस्यता के लिए पूछना। अनुवादक 54,96,90,339। जादूगरों का क्षेत्र। जादूगरों के महाद्वीप के ऊपर एक अज्ञात स्थान पर मिल्टन चेनी जमीन पर क्रॉस लेग बैठे थे। उनके आसपास कोई नहीं था और सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों मील तक वे अकेले थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे एक मुंह में गंदी हवा छोड़ी। एक गोल मनका उसके सामने तैर रहा था। सब कुछ तैयार होने के बाद उसके आध्यात्मिक सागर से एक मानसिक शक्ति उमड़ पड़ी। आध्यात्मिक शक्ति उसके सामने तैर रहे सीलिंग आध्यात्मिक मनके में प्रवाहित हुई। बूम! एक विशाल मानसिक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई जो सीलिंग आध्यात्मिक मनके पर केंद्रित थी। आध्यात्मिक मनके पर लगी सील खुल गई, जिससे एक अज्ञात नियम का पता चला जो 10 लाख वर्षों से सीलबंद था। मूल रूप से सुस्त गोल मनका एक पल में लाल हो गया। सीलिंग स्पिरिचुअल बीड के भीतर लाल रोशनी की रेखाएं घूम रही थीं। मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि एक जबरदस्त शक्ति उन पर दबाव डाल रही है। मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उन्होंने अपने सामने तैरते सीलिंग स्पिरिचुअल बीड को चिपकाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पागलपन से हेरफेर किया। समय धीरे धीरे बीतता गया और सीलिंग स्पिरिचुअल बीड की चिकनी सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं। अचानक सीलिंग स्पिरिचुअल बीड फट गया और एक लाल रोशनी आसमान में उड़ गई। मिल्टन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन ये जल्दी ही शांत हो गई। मिल्टन चेनी नियम सम्मेलन में ध्यान देने की आवश्यकता वाले पहलुओं से अपरिचित नहीं थे। पूर्ण निश्चितता के बिना मिल्टन चेनी वास्तविकता में नियमों को सम्मेलन नहीं करेंगे। आखिरकार वह पहले से ही टेक्स्ट सिमुलेशन में सफल हो चुके थे, इसलिए उन्हें कुछ आत्मविश्वास था। हालांकि सिमुलेशन में रूल फ्यूजन सफल रहा, लेकिन इसके द्वारा लाए गए परिवर्तन वास्तविकता में उस तरह से प्रतिबिंबित नहीं हुए जैसा कि मिल्टन ने कल्पना की थी। हालांकि उन्होंने इसका अनुमान लगाया था। आखिरकार टेक्स्ट सिमुलेशन केवल दायरे और तकनीकों को संरक्षित करता है और रूल फ्यूजन न तो दायरा है और न ही तकनीक। इसलिए भले ही वह टेक्स्ट सिमुलेशन में नियमों को फ्यूज करने में सफल रहा, लेकिन उसे उन्हें फिर से वास्तविकता में फ्यूज करना होगा। आंदोलन थोड़ा बहुत बड़ा है, मैं इसे और नहीं खींच सकता, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। नियम के उभरने से होने वाली गड़बड़ी नगण्य नहीं थी। स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी दूसरों की जांच को आकर्षित नहीं करना चाहते थे। सौभाग्य से रूल फ्यूजन के संबंध में मिल्टन चेनी ने सफल अनुभवों को बरकरार रखा था, इसलिए वह चिंतित नहीं थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और फ्लेम रूल्स का प्रतिनिधित्व करने वाली लाल रोशनी अभी भी आसमान में लटकी हुई थी। अचानक मिल्टन चेनी की मानसिक शक्ति जोर से फूट पड़ी। एक शक्तिशाली बल फ्लेम रूल्स को खींच रहा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक शक्तिशाली शक्ति उसे खींच रही है। अनोन रूल्स को सफलतापूर्वक मिलाना कोई आसान काम नहीं था। अगर मिल्टन चेनी के सफल अनुभव न होते तो वह वास्तविकता में प्रयास करने की हिम्मत नहीं कर पाते। अधिकांश मामलों में मिल्टन चेनी तभी कार्रवाई करते थे जब वे जोखिम को कम कर देते थे। सौभाग्य से उनके पास सिम्युलेटर था, इसलिए उनके पास परीक्षण और त्रुटि के कई मौके थे। एक क्षण बाद मिल्टन चेनी की मानसिक शक्ति की शक्ति नियमों की शक्ति से आगे निकल गई और फ्लेम रूल्स को जबरन आसमान से नीचे खींच लिया गया। मिल्टन चेनी की आंखें चमक उठीं। अगले ही क्षण मानसिक शक्ति की एक और अधिक शक्तिशाली शक्ति उनके आध्यात्मिक सागर से फूट पड़ी। इस बार उन्होंने अपनी सारी मानसिक शक्ति का उपयोग किया। लेवल 4 के जादूगर की मानसिक शक्ति के पूर्ण विस्फोट ने अकल्पनीय अशांति पैदा कर दी। इस समय मिल्टन चेनी के आसपास सैकड़ों मील के दायरे में सब कुछ उसके मानसिक तूफान में डूबा हुआ था। जैसे जैसे अशांति बढ़ती गई, यहाँ की असामान्यताओं ने स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि मिल्टन चेनी द्वारा चुना गया ये जादूगर महाद्वीप इस समय निर्जन था। अंतर क्षेत्र युद्ध के कारण जादूगर क्षेत्र में कई जादूगर महाद्वीप अब जादूगरों से रहित थे। शायद कुछ जादूगर प्रशिक्षु और स्तर 1 जादूगर थे, लेकिन भले ही इन जादूगर प्रशिक्षुओं और स्तर 1 जादूगरों ने यहाँ विसंगति का पता लगाया हो, वे यहाँ जल्दबाजी में आने के बजाय बचना पसंद करेंगे। मिल्टन चेनी ने जिस ज्वाला नियम को अपनी ओर खींचा था, वह आखिरकार इस समय उनके आध्यात्मिक सागर में विलीन हो गया। लेकिन नियमों का विलय इस समय समाप्त नहीं हुआ था। आध्यात्मिक सागर में नियम को आकर्षित करना केवल पहला कदम था। हालांकि यह कदम बहुत महत्वपूर्ण था और इस बिंदु से आगे सब कुछ सुचारू रूप से चलने की संभावना थी। मिल्टन चेनी सतर्क रहे और उन्होंने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। हालांकि अब तक सब कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छा चल रहा था, मिल्टन चेनी अभी भी चिंतित थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और फ्लेम रूल्स मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक सागर में प्रवेश करने के बाद बिना किसी असामान्यता के समुद्र के केंद्र में शांति से तैरते रहे।
तब तक नहीं जब तक उनके आध्यात्मिक सागर में एक प्रेत प्रकट नहीं हुआ, और उसके प्रकट होने के क्षण से ये फ्लेम रूल्स के करीब आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्रेत जो अचानक उनके आध्यात्मिक सागर में प्रकट हुआ था और फ्लेम रूल्स एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। ये प्रेत मिल्टन चेनी की मुख्य चेतना थी। वास्तविकता में मुख्य चेतना, पूर्ण चेतना। पुनर्जन्म सिमुलेशन के विपरीत मिल्टन चेनी की मूल चेतना में कुछ भी कमी नहीं थी। जिस क्षण मिल्टन की चेतना ने ज्वाला नियमों को छुआ, वह प्रेत उग्र लपटों में घिरा हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि उसकी चेतना के चारों ओर लिपटी हुई लाल लपटों ने मिल्टन को कोई असुविधा महसूस नहीं कराई, बल्कि उसे बहुत गर्मी महसूस हुई। समय धीरे धीरे बीतता गया, एक अज्ञात समय अवधि। शायद यह एक पल था या कई महीने, जब तक मिल्टन चेनी की चेतना और ज्वाला नियम पूरी तरह से एक दूसरे में विलीन नहीं हो गए। अध्याय 362:210 नियम सम्मेलन और भाग्य आकर्षण सदस्यता के लिए पूछना _2। अनुवादक 54,96,90,339। छवि और उसके ऊपर जलती हुई लौ धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसके तुरंत बाद छवि मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक सागर के अंदर गायब हो जाती है। इस समय चेनी अपने शरीर में एक बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। आध्यात्मिक शक्ति का परिवर्तन मौलिक प्रतीत होता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति मात्रा में नहीं बढ़ी, बल्कि इसकी गुणवत्ता में भारी बदलाव आया। यदि चेनी की आध्यात्मिक शक्ति पहले नाजुक थी, तो अब यह असाधारण रूप से मजबूत हो गई थी। ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्वाला की शक्ति पर पूरा नियंत्रण है। यह विचार अचानक मिल्टन चेनी के दिमाग में उभरा। अगले पल चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। एक ज्वाला अचानक उसके सामने प्रकट हुई और उसके शरीर के सामने मंडरा रही थी। चेनी को लगा जैसे कि लौ उसके अपने हाथ का ही विस्तार है, जो उसे सहजता से नियंत्रित कर रहा है। मिल्टन ने अपनी आंखें बंद की और अपने सामने क्षितिज के साथ बहती एक नदी की कल्पना की। इस नदी के भीतर चेनी स्पष्ट रूप से एक छोटी ज्वलंत लाल नाव देख सकता था। जैसे ही उसकी नज़र उस छोटी नाव पर पड़ी, अचानक एक छवि उस पर दिखाई दी। वह छवि चेनी का प्रतिनिधित्व करती थी। चेनी ने अपनी लाल नाव के चारों ओर अलग अलग आकार की अलग अलग रंग की नावों को तैरते हुए भी देखा। इनमें से कुछ नावों पर आकृतियां खड़ी थीं, जबकि अन्य खाली थीं। साथ ही एक अपरिचित स्मृति अचानक उसके दिमाग में उभरी। चेनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उनमें एहसास की एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। नियमों की लंबी नदी, चेनी ने खुद से कहा। कुछ पल पहले उसने जो चीजें देखी थीं, वे भ्रम नहीं थीं, वे वास्तविक थीं। उसने जो क्षितिज के साथ बहती हुई घुमावदार नदी देखी थी, वह जादूगर क्षेत्र की नियमों की लंबी नदी का प्रतिनिधित्व करती थी। नदी पर अकेली नावें अलग अलग नियमों का प्रतिनिधित्व करती थीं, और नावों पर बनी छवियां उनके स्वामी थे। चेनी के लिए फ्लेम रूल्स को सफलतापूर्वक एकीकृत करने के लाभ बहुत ज्यादा थे। सबसे पहले, उसका दायरा अब सीमित नहीं होगा। जब तक वह लेवल 5 विजार्ड नहीं बन जाता, तब तक उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, जब तक वह लेवल 4 विजार्ड की सीमा तक साधना करता है, वह किसी भी समय लेवल 5 विजार्ड बनने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि लेवल 4 विजार्ड की सीमा तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन चेनी के लिए ये बस समय की बात थी। आखिरकार उसके पास सिम्युलेटर था, और टेक्स्ट सिमुलेशन उसके दायरे को बेहतर बनाने के लिए उसका सबसे बड़ा बाहरी प्लगइन था। टेक्स्ट सिमुलेशन का एक दौर उसे 1000 साल की ध्यान साधना से बचा सकता था। चेनी एक साल में टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए 2 अवसर जमा कर सकता था। दूसरे शब्दों में, शायद एक दशक के भीतर चेनी स्वाभाविक रूप से लेवल 5 विजार्ड तक आगे बढ़ सकता है। बेशक इस लाभ का आधार यह है कि वास्तविक दुनिया में उसका भौतिक शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है। फ्लेम रूल्स द्वारा उसे दिए गए लाभ इनसे कहीं अधिक थे। एक जादूगर जिसने नियमों को एकीकृत किया है और एक जिसने नहीं किया है, वे पूरी तरह से अलग हैं। फ्लेम रूल्स के साथ विलय के बाद चेनी को नियमों से सुरक्षा मिल सकती है। वह जब चाहे नियमों की शक्ति उधार ले सकता है। नियमों की शक्ति उसे लेवल 4 विजार्ड के बीच बिल्कुल अजेय बना सकती है। हालांकि वह लेवल 5 विजार्ड को सीधे चुनौती नहीं दे सकता था, कम से कम लेवल 4 विजार्ड के दायरे में चेनी कुलीन लोगों में से एक था। भले ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी लेवल 4 विजार्ड की सीमा तक नहीं पहुंची थी। हालांकि फ्लेम रूल्स के साथ विलय के बाद भी उसके लिए नियमों की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव होगा। नियमों की शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण की उनकी प्रारंभिक अनुभूति केवल उनमें घुल-मिल जाने की अनुभूति मात्र थी। यह एहसास वास्तविक नहीं था। इस समय वह अभी भी केवल लेवल 4 का जादूगर था और वह केवल नियमों की शक्ति उधार ले सकता था। जब तक वह लेवल 7 का जादूगर नहीं बन जाता, तब तक वह किसी एक नियम को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। किसी नियम को पूरी तरह से नियंत्रित करने का क्या मतलब है? इसे इस तरह से कहें, अगर चेनी ने फ्लेम रूल्स को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, तो वह जादूगर दायरे में आग के अस्तित्व को खत्म कर सकता था या जादूगर दायरे के किसी भी कोने में तुरंत आग जला सकता था।
उस अवस्था में वह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करेगा। वह अग्नि का अवतार या अग्नि का कुलदेवता बन सकता था। आग से संबंधित सभी जादू उस पर अपना प्रभाव खो देंगे। वह जादूगत दायरे में आग आधारित जादू के अस्तित्व को भी तुरंत खत्म कर सकता था। अगर मिल्टन चेनी के पास जीवन नियमों का नियंत्रण होता तो वह जादूगत दायरे में अजेय होता। वह किसी के भी जीवन को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि जीवन नियम जैसे नियम केवल किंवदंतियों में ही मौजूद हैं। क्या वे वास्तव में मौजूद हैं यह अज्ञात है। यहाँ तक कि मिल्टन चेनी ने भी उस स्तर के नियमों को अपना लक्ष्य नहीं माना। बेशक 5 तत्वों में से एक के रूप में फ्लेम रूल्स बेहद शक्तिशाली है और चेनी खुद को इससे काफ़ी संतुष्ट पाते हैं। वह खुद को काफ़ी भाग्यशाली भी महसूस करते हैं। लेकिन भले ही चेनी किसी नियम को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें, जब तक कि वह मूर्ख न हो वह ऐसा नहीं करेंगे। आखिरकार ऐसा करना जादूगर क्षेत्र की निचली रेखा को छूना होगा। जादूगर दुनिया के सभी शीर्ष जादूगर उनके खिलाफ काम करेंगे। नियमों की शक्ति अजेय नहीं है और दुनिया अजूबों से भरी है। अन्य बातों को अलग रखते हुए चेनी ने अपने टेक्स्ट सिमुलेशन में जिस भाग्य की शक्ति का सामना किया वह नियमों की शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकती थी। बेशक वह क्षेत्र चेनी की वर्तमान स्थिति से बहुत दूर है, फिर भी चेनी पहले से ही बहुत संतुष्ट हैं। आखिरकार लेवल 4 विजार्ड बनने के लिए उसे बस कुछ साल ही हुए हैं और वह पहले से ही लेवल 4 विजार्ड में शीर्ष पर खड़ा है। जब कोई विजार्ड दायरे के इतिहास पर नज़र डालता है तो उसे उसके जैसे बहुत से लोग नहीं मिल सकते हैं। वह जितना आगे बढ़ता है चेनी को उतना ही अधिक महसूस होता है कि उसे अपने सिम्युलेटर से महत्वपूर्ण मदद मिल रही है। अचानक चेनी जो गहरे विचारों में डूबा हुआ है भौहें सिकोड़ता है। यह क्या है? उसकी चेतना में एक अज्ञात भावना उभरती है। भाग्य की शक्ति। आप जो सोचते हैं वही आपके पास आता है। यह अजीब भावना चेनी के लिए विदेशी नहीं है, क्योंकि उसने अपने पिछले टेक्स्ट सिमुलेशन से संबंधित यादों को संरक्षित किया था, इसलिए वह भाग्य की शक्ति के बारे में पूरी तरह से अनजान नहीं है। हालांकि उसके भौहें सिकोड़ने का कारण यह नहीं है कि भाग्य की शक्ति ने जानबूझकर उससे संपर्क किया था, बल्कि इसलिए कि भाग्य की शक्ति ने उससे थोड़ा पहले संपर्क किया था। जादूगर और भाग्य की शक्ति के बीच संपर्क उस क्षण से शुरू होता है जब जादूगर लेवल 6 का जादूगर बन जाता है और भाग्य की नदी को देखना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि चेनी के लिए यह पहले से ही हो चुका था। कुछ क्षण बाद चेनी की चेतना में भावना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। चेनी के माथे की शिकन थोड़ी कम हुई। क्या भाग्य की शक्ति ने जादूगर क्षेत्र की नियति और मेरे अपने भाग्य के बीच आकर्षण को प्रकट किया? चेनी ने खुद से सोचा। वह वास्तव में इस स्थिति के उत्पन्न होने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि जादूगरों, नियमों और भाग्य के बारे में संबंधित क्लासिक्स में चेनी ने संबंधित रिकॉर्ड देखे थे। वास्तव में न केवल जादूगर बल्कि जादूगर क्षेत्र में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति का भाग्य कमोबेश जादूगर क्षेत्र से जुड़ा होता है। हालांकि कमजोर लोग इस भावना को महसूस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि लेवल 4 का जादूगर भी शायद ही इस भावना को महसूस कर सकता है। आखिरकार लेवल 4 विजार्ड मजबूत होता है, लेकिन अगर आप लेवल 4 विजार्ड की तुलना दुनिया से करते हैं तो ये काफ़ी महत्वहीन है। लेकिन चेनी लेवल 4 विजार्ड के रूप में दूसरे लेवल 4 विजार्ड से स्पष्ट रूप से अलग है। नियमों को शामिल करने के बाद भाग्य की शक्ति खुद को प्रकट करती है, जिससे उसे अपने भाग्य और विजार्ड दायरे के भाग्य के बीच एक संबंध का एहसास होता है। हालांकि इस स्थिति का वास्तव में विजार्ड पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में कुछ लाभ हो सकते हैं, क्योंकि यह स्थिति इंगित करती है कि विश्व चेतना ने उसे नोटिस किया है। विश्व चेतना स्वयं बेजान है और उसमें कोई चेतना नहीं है। बेशक हालांकि विश्व चेतना में चेतना नहीं है, लेकिन विश्व चेतना का अवतार है और दोनों एक हैं, फिर भी वे पूरी तरह से समान नहीं हैं। अगर इस दुनिया की तुलना किसी खेल से की जा सकती है तो इस बिंदु पर चेनी के पास एक अतिरिक्त भाग्यशाली बफ है। इसके अलावा कोई अन्य प्रभाव नहीं है। भले ही वह मर जाए, विजार्ड क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। इसी तरह अगर विजार्ड क्षेत्र नष्ट हो जाए तो वह बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा भाग्यशाली बफ की यह परत गायब हो जाएगी। यह एहसास होने के बाद चेनी ने इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया। अगले ही पल चेनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चैनल किया, एक स्थानिक द्वार को बुलाया। चेनी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दरवाजे में घुस गया और उस जगह से गायब हो गया। अध्याय 363 211 खूनी समुद्री क्षेत्र में साजिश और नदी गुफा। सदस्यता की तलाश। अनुवादक 54,96,90,339। गाजियन सागर में विजार्ड टॉवर के अंदर। मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के इस सत्र को समाप्त कर दिया। उसके चारों ओर घूम रही आध्यात्मिक शक्ति उसके आध्यात्मिक सागर में वापस आ गई। नियमों के साथ विलय ने भले ही उनकी अपनी ताकत को स्पष्ट रूप से मजबूत किया था, लेकिन जिस गति से उन्होंने ध्यान तकनीक की साधना की वह परिवर्तित रही। ध्यान मार्गों का उपयोग करके ध्यान तकनीक की साधना की गति पहले जैसी ही थी।
हालांकि गाजियन सागर की जादुई सरनी ने इसे बढ़ाया, लेकिन वास्तव में मिल्टन की ध्यान की गति अभी भी आदर्श से कम थी। ध्यान तकनीकों की अपनी साधना को रोकते हुए मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाया और अपने आध्यात्मिक सागर के भीतर से सत्य की पुस्तक को बुलाया। अगले ही पल सत्य की पुस्तक मिल्टन के सामने तैरने लगी। पन्ने अपने आप पलट गए और मिल्टन के दिमाग में एक संदेश उभर आया। मिल्टन ने इस संदेश को महसूस करते हुए अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखाया और एक विचार के साथ उत्तर भेजा। ये संदेश उनके गुरु बर्नार्ड से था, जो नोन रूल्स की खबर से संबंधित था। बेशक भले ही यह इस बार सच हो, मिल्टन की दिलचस्पी नहीं होगी। आखिरकार अब वह सफलतापूर्वक अनोन रूल के साथ विलय कर चुका था। अब भले ही उसके सामने कोई दूसरा नियम रखा जाए, वह उसके साथ विलय नहीं कर पाएगा। इस समय वह केवल लेवल 4 का जादूगर था। उसके आध्यात्मिक सागर की शक्ति और चेतना दोनों ही उसे दूसरे नियम के साथ विलय करने में असमर्थ थे। संदेश भेजे जाने के बाद बर्नार्ड ने तुरंत उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए मिल्टन ने सत्य की पुस्तक को दूर रख दिया। सत्य की पुस्तक को दूर रखने के बाद मिल्टन ने ध्यान तकनीक की साधना जारी नहीं रखी। इसके बजाय वह खड़ा हुआ, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया और जादूगर टॉवर छोड़ दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही आधा साल एक पल में गायब हो गया। जादूगर दायरे के बाहरी इलाकों में शून्य के भीतर एक आकृति शून्य से गुजर रही थी। आकृति इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उसे नंगी आंखों से कैद करना असंभव था। मिल्टन, जो शून्य से गुजर रहा था, उसके चेहरे पर कुछ हद तक सख्त भाव था और उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। जादूगर दायरे में जादूगर महाद्वीप के लिए खूनी समुद्री दायरे की योजना इतनी आगे बढ़ गई है, मिल्टन ने खुद से कहा। उसके दिल में उमड़ते हुए कई विचारों के बावजूद उसकी हरकतें रुकी नहीं। उसकी आकृति शून्य से गुजरती रही। पिछले सिमुलेशन में वास्तव में खूनी समुद्री दायरे के जादूगर महाद्वीप में घुसपैठ करने और तबाही मचाने के उदाहरण थे। हालांकि वे घटनाएं दशकों बाद हुईं, यहां तक कि कुछ मामलों में 100 साल बाद भी। वास्तव में हालांकि ये समयरेखा स्पष्ट रूप से आगे लाई गई थी। यदि मिल्टन का अनुमान गलत नहीं था, तो सबसे अधिक संभावना ये थी कि विजार्ड दायरे में किसी ग्रैंड विजार्ड की हरकतों ने खूनी समुद्री दायरे के उच्च अधिकारियों को क्रोधित कर दिया था। आखिरकार विजार्ड महाद्वीप के खिलाफ एक साजिश शुरू करना और विजार्ड दायरे द्वारा खोले गए शून्य युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान करना खूनी समुद्री दायरे के लिए एक तर्कसंगत विकल्प नहीं था। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे निस्संदेह विजार्ड दायरे के ऊपरी स्तरों में उन्नत स्तर के जादूगरों को क्रोधित करेंगे। अंतिम परिणाम आपसी क्षति होगी। विजार्ड दायरे से क्रोध से भरा एक जवाबी हमला शायद कुछ ऐसा न हो जिसका खूनी समुद्री दायरा सामना कर सके। इस मामले में क्या अंतरक्षेत्र युद्ध पहले समाप्त हो जाएगा? मिल्टन, जो शून्य से होकर गुजर रहा था, अपने आप से बुदबुदाया। उसके पास ऐसा सोचने का एक कारण था, क्योंकि विजार्ड क्षेत्र और खूनी समुद्री क्षेत्र के बीच अब तक गतिरोध बना हुआ था। संघर्ष के लिए ट्रिगर की अनुपस्थिति थी। एक बार जब ये ट्रिगर प्रज्वलित हो जाता तो अंतरक्षेत्र युद्ध तुरंत एक भयंकर चरण में पहुंच जाता। मिल्टन ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि विजार्ड महाद्वीप में उसकी अप्रत्याशित वापसी खूनी समुद्री क्षेत्र के इरादे को उजागर कर देगी। विजार्ड महाद्वीप पर खूनी समुद्री क्षेत्र की निगरानी की खोज के बाद मिल्टन ने शुरू में उनसे बचने का फैसला किया। आखिरकार भले ही वह लेवल 4 के जादूगरों में श्रेष्ठ हो, लेकिन वह केवल लेवल 4 का जादूगर था। ये देखते हुए कि खूनी समुद्री क्षेत्र ने विजार्ड महाद्वीप के खिलाफ एक साजिश रचने की हिम्मत की थी, वे जिस न्यूनतम शक्ति का इस्तेमाल करेंगे वह लेवल 5 का रक्त वंशज होगा। ये भी संभव है कि वे लेवल 6 ब्लड डिसेंडेंट भेज सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मिल्टन लापरवाह नहीं होगा और अकेले काम नहीं करेगा। मिल्टन हमेशा विवेकशील रहा है, खासकर वास्तविकता में, क्योंकि वास्तविकता में मृत्यु अंतिम है। सिमुलेशन में मरना केवल उस सिमुलेशन का अंत है जो आपको वास्तविकता में वापस लाता है। हालांकि वास्तव में मिल्टन के पास केवल एक ही जीवन है। मरने का मतलब है वास्तव में मरना। यहां तक कि जीवन रक्षक कठपुतली भी सर्वशक्तिमान नहीं थी। आखिरकार उसे अभी भी पिछले टेक्स्ट सिमुलेशन का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से याद है। शायद इस वजह से अंतरक्षेत्र युद्ध का अंत पहले नहीं होगा। आखिरकार खूनी समुद्री क्षेत्र का अंतिम भाग्य मंसूर द्वारा भस्म होना था और अंतरक्षेत्र युद्ध के अंत की समय सारिणी मंसूर के हाथों में है। शून्य के भीतर मिल्टन गहन विचार में था। अंतरक्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र के अंत का समय सीधे तौर पर उसके भविष्य में लिए जाने वाले मार्ग को प्रभावित करता है। आखिरकार उसके सभी पिछले सिमुलेशन में अंतरक्षेत्रीय युद्ध के अंत की समयरेखा लगभग एक जैसी थी। एक बार जब अंतरक्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र वास्तविकता में पहले समाप्त हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके सिमुलेशन में देखे गए सभी भविष्य बेकार हैं। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, कुछ समय बाद शून्य में से गुजरता मिल्टन का आकार गायब हो गया। जब वह अगली बार दिखाई दिया तो वह पहले से ही गाजियन सागर के शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र के ऊपर था।
गाजियन सागर में वापस लौटने पर मिल्टन थोड़े समय के लिए शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र के ऊपर रुका। इसके बजाय उसने सत्य की पुस्तक को बुलाया और एक संदेश भेजा। संदेश भेजे जाने के बाद मिल्टन को कुछ ही समय में उत्तर मिल गया। अगले ही पल मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई और शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र के ऊपर के आसमान से प्रस्थान किया। विजार्ड महाद्वीप को निशाना बनाने के लिए खूनी समुद्र क्षेत्र के इरादे को जानने के बाद मिल्टन इसके बारे में चुप नहीं रह सका। अध्याय 364 211 खूनी समुद्र क्षेत्र में साजिश और नदी गुफा। सदस्यता की तलाश _2। अनुवादक 54,96,90,339। आखिरकार इस खबर को छिपाए रखने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। अगर जादूगर महाद्वीप में वाकई उथल पुथल मच जाए तो खुद मिल्टन चेनी भी खतरे से बच नहीं पाएंगे। अगर जादूगर क्षेत्र के उन्नत स्तर के जादूगर खूनी सागर क्षेत्र के उन्नत रक्तवंशजों के साथ जादूगर महाद्वीप पर वाकई युद्ध में शामिल होते हैं तो भी जादूगर क्षेत्र को ही नुकसान होगा। आखिरकार जादूगर महाद्वीप मूल रूप से शायद स्तर 5 के जादूगरों से जुड़े युद्ध के प्रकोप का सामना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मिल्टन का परिवार भी जादूगर क्षेत्र में रहता है, इसलिए वह गारंटी नहीं दे सकता कि अगर खूनी सागर क्षेत्र के रक्तवंशज जादूगर क्षेत्र में एकीकृत होते हैं तो उसका परिवार प्रभावित नहीं होगा। इसलिए मिल्टन ने जो जानकारी खोजी थी उसे प्रसारित करने का विकल्प चुना। बेशक उनके द्वारा खोजी गई जानकारी को प्रसारित करने का उनका विकल्प भी कई तरह की सुरक्षा प्रदान करता है। आखिरकार अगर वह इस मामले का पता लगा सकता था तो जादूगर क्षेत्र में उन्नत जादूगर जो निष्क्रिय नहीं बैठते हैं शायद पहले से ही तैयारी कर सकते थे। एक निश्चित स्थान पर मिल्टन चेनी की आकृति तुरंत दिखाई दी। मिल्टन के यहाँ प्रकट होने के बाद उसने अवचेतन रूप से अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। यह एक छोटी सी आदत बन गई थी जो उसने अनगिनत वर्षों में विकसित की थी। यानी जब भी वह किसी अपरिचित जगह पर पहुंचता तो मिल्टन सहज रूप से सबसे पहले अपने आसपास का निरीक्षण करता। शायद इस आदत ने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया या शायद ये किसी और कारण से था। एक पल में मिल्टन ने एक परिचित आकृति देखी। पूर्वज गुरु, मिल्टन ने धीरे से कहा, उसके स्वर में सम्मान की झलक थी। ये स्तर 5 का जादूगर जिसने उसकी बहुत मदद की थी निश्चित रूप से मिल्टन के सम्मान का हकदार था। जैसे ही मिल्टन ने बोलना समाप्त किया, लैन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ स्वीकृति में हल्के से सिर हिलाया। मैंने वह संदेश देखा है जो आपने मुझे भेजा था। खूनी समुद्री क्षेत्र जादूगर क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है, सिर्फ 1 या 2 दिन से नहीं। वास्तव में अंतर क्षेत्र युद्ध की शुरुआत से ही खूनी समुद्री क्षेत्र के कुछ रक्तवंशज जादूगर क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू कर चुके थे, लैन ने कहा। ऐसा लग रहा था कि मिल्टन ने जो कहा उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर मिल्टन के चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। मिल्टन को पता था कि लैन ने क्या कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लैन ने उसे गलत समझा होगा। शुरू में मिल्टन ने सोचा कि लैन को पहले से ही पता होगा। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि लैन को अभी भी यह जानकारी नहीं थी। पूर्वज गुरु, इस बार स्थिति इतनी सरल नहीं हो सकती। मैंने गलती से शून्य स्थान में रक्तवंशज दस्ते की खोज की। सभी 5 रक्तवंशज स्तर 4 रक्तवंशज थे। मुझे संदेह है कि खूनी समुद्री क्षेत्र जादूगर क्षेत्र के भीतर कुछ प्रमुख कदम उठाने की योजना बना रहा है। इस अंतर क्षेत्र युद्ध को अंदर से कमजोर करना शुरू कर रहा है। मिल्टन ने बोलना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने स्थिति को यथासंभव भयावह बना दिया। हालांकि उनके शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकते हैं, आखिरकार खूनी समुद्री क्षेत्र के लिए अंतर क्षेत्र युद्ध के मैदान को अंदर से कमजोर करना लगभग असंभव है। मिल्टन, जो भविष्य के बारे में जानते हैं और भी अधिक जानते हैं कि यह असंभव है। फिर भी मिल्टन ने यह कहा, जादूगर क्षेत्र को स्थिति पर अधिक ध्यान देने के इरादे से। आखिरकार भले ही खूनी समुद्री क्षेत्र थोड़ी सी भी गड़बड़ी पैदा करे, यह पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि यह गड़बड़ी जादूगर क्षेत्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में होती है तो यह निश्चित रूप से विनाशकारी उथल पुथल का परिणाम होगा। मिल्टन की बातें सुनकर लैन का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अंदाजा नहीं था कि मिल्टन ने जो कहा वह इतना गंभीर होगा। फिर भी लैन ने ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाईं। क्या खूनी समुद्री क्षेत्र वास्तव में इतना साहसी होगा? ऐसा करने से निस्संदेह अंतर क्षेत्र युद्ध का समझौता टूट जाएगा। इस तरह के कृत्य का परिणाम ये होगा कि जादूगर क्षेत्र के जादूगर खूनी समुद्री क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करेंगे और उनके रक्त के तालाबों को नष्ट कर देंगे। क्या खूनी समुद्री क्षेत्र में वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत है? लैन ने धीरे से कहा। लैन की बातें सुनकर मिल्टन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि इस समय लैन किसी बात पर विचार कर रहा था। हालांकि पहले के पार्ट सिमुलेशन के आधार पर भविष्य में खूनी समुद्री क्षेत्र ने वास्तव में इस योजना को अंजाम दिया। न केवल उन्होंने इसे अंजाम दिया, बल्कि इस कार्रवाई से जादूगर क्षेत्र को भारी नुकसान भी हुआ। इसने विजार्ड दायरे के शिखर पर कई लेवल 7 विजार्ड्स को सीधे तौर पर उकसाया।
मिल्टन और भी स्पष्ट था कि भले ही खूनी समुद्री क्षेत्र ने इस योजना को अंजाम न दिया हो, लेकिन भविष्य में उनका भाग्य अपरिहार्य था, उनकी पूरी दुनिया मंसूर द्वारा निगल ली जाएगी। मिल्टन के दिल में खूनी समुद्री क्षेत्र व्यावहारिक रूप से अब अस्तित्व में नहीं था। आखिरकार अनगिनत सिमुलेशन और उनके अंतिम परिणामों ने संकेत दिया कि खूनी समुद्री क्षेत्र का भाग्य समाप्त हो गया था, और चाहे कुछ भी हो, वे भविष्य में निगले जाने से बच नहीं सकते थे। यहाँ तक कि मिल्टन, जो भविष्य के बारे में जानता था, को भी इस परिणाम को बदलना मुश्किल लगा। भविष्य में भी अगर उसे परिणाम बदलने का मौका मिला तो वह शायद ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार वह सिर्फ एक लेवल 4 विज़ार्ड था, भले ही 100 साल बाद वह लेवल 5 विज़ार्ड बन जाए या लेवल 6 विज़ार्ड भी। लेवल 7 के जादूगर के बारे में क्या, ये तो जाने बिना कि मंसूर पहले ही लेवल 7 के जादूगर की सीमा तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भले ही मिल्टन चेनी वास्तव में लेवल 7 के जादूगर बन गए हों, लेकिन उनके लिए सिर्फ ब्लडी सी रियल्म के महत्वहीन होने के कारण किसी दूसरे लेवल 7 के जादूगर का सामना करना असंभव होगा। एक पल बाद लैन ने सोचना समाप्त किया। उसने मिल्टन चेनी की ओर देखा और बोलना शुरू किया। मुझे पता है, मैं ये संदेश सी लॉर्ड तक पहुंचा दूंगा। अगर तुमने जो कहा वह सच है तो तुम्हारा योगदान बहुत बड़ा होगा। जैसे ही लैन के शब्द फीके पड़े, उसने अपने शब्द बदल दिए। तुमने 5 लेवल 4 ब्लड डिसेंडेंट्स की खोज कैसे की? मुझे याद है कि तुम अभी कुछ समय पहले ही लेवल 4 विज़ार्ड बने हो। लैन के लहजे में जिज्ञासा का संकेत था। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी। अगले ही पल मिल्टन चेनी के जवाब देने से पहले लैन के चेहरे पर एहसास की भावना उभरी। तुमने वास्तव में एक अननोन रूल को इतनी जल्दी खोज लिया और एकीकृत कर लिया। लैन के चेहरे पर हंसी की एक झलक दिखाई दी, साथ ही उसके लहजे में आश्चर्य की एक झलक भी थी। लैन के शब्दों को सुनकर मिल्टन चेनी कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें हमेशा से पता था कि वह रूल के साथ अपने एकीकरण को लंबे समय तक गुप्त नहीं रख पाएंगे। आखिरकार नियम को एकीकृत करने से जो बदलाव आया वह बहुत स्पष्ट था। अगर लैन ने पहले कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं दिखाई होती तो मिल्टन चेनी को यहाँ कदम रखते ही खोज लिया जाता। ठीक उसी तरह जैसे इस समय मिल्टन चेनी, हालांकि वह सिर्फ लेवल 4 का जादूगर था, लेकिन वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि लैन ने भी नियम को एकीकृत किया था। ध्यान रहे, लैन लेवल 5 का जादूगर था जो उससे एक लेवल ऊपर था। फिर भी मिल्टन चेनी अभी भी साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि लैन ने नियम को एकीकृत किया था। दूसरी ओर लैन के लिए यह महसूस करना और भी आसान होगा कि उसने नियम को एकीकृत किया है या नहीं। हालांकि मिल्टन चेनी को इस बारे में कोई खास भावना नहीं थी। आखिरकार उसने इसे हमेशा के लिए गुप्त रखने का कभी इरादा नहीं किया था। अगर वह इसे गुप्त रखना चाहता तो वह गार्जियन सागर में वापस नहीं लौट सकता था, या यहाँ तक कि लैन से भी नहीं मिल सकता था। नियम को उजागर करना मिल्टन चेनी के लिए कोई बुरी बात नहीं है। आखिरकार लैन के मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, और दूसरा कारण ये था कि एक बार एकीकृत होने के बाद नियम को जबरन हटाया नहीं जा सकता था। अब मुझे समझ में आया कि मैंने जो नियम आपको दिया था उसकी आपको परवाह क्यों नहीं थी। लगता है कि आपने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी, लैन ने चिढ़ाते हुए कहा। उसके लहजे से ये स्पष्ट था कि वह अच्छे मूड में था। आखिरकार उसके छात्र ने नियम को एकीकृत करने का मौका खो दिया था, लेकिन उसके छात्र के छात्र ने पहले ही नियम को एकीकृत कर लिया था। इस एकीकरण ने संकेत दिया कि मिल्टन चेनी भविष्य में उसके बराबर लेवल 5 विज़ार्ड बन सकते हैं। उसके पोते के पास भविष्य में लेवल 5 विज़ार्ड बनने का मौका है। स्वाभाविक रूप से वह अच्छे मूड में होगा। लैन की बातें सुनने के बाद मिल्टन चेनी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि लैन को लगा कि उसने बहुत पहले ही एक अननोन नियम खोज लिया था और हाल ही में उसे एकीकृत किया है। लैन के लिए इस तरह की धारणा रखना बिल्कुल सामान्य बात थी। मिल्टन चेनी द्वारा अपने नियम को अस्वीकार करने से लेकर अब तक एक अननोन नियम के साथ उनके एकीकरण में अधिकतम कुछ ही वर्ष लगे। अगर वह कहता कि मिल्टन चेनी ने इन कुछ वर्षों में एक नियम पाया तो लैन को यकीन नहीं होता। चूंकि आपने एक नियम को एकीकृत किया है, इसलिए मैं गार्जियन लॉर्ड से आपके लिए एक रिवर कैवन खोलने के लिए कह सकता हूँ। उसके चिढ़ाने के बाद लैन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसके लहजे में भी गंभीरता का भाव आ गया। ये शब्द सुनकर मिल्टन चेनी अचंभित रह गए। रिवर कैवन? मिल्टन ने अवचेतन रूप से वापस पूछा। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने ये शब्द सुना, चाहे वह सिमुलेशन में हो या वास्तविकता में। ऐसा लग रहा था कि भले ही वह लेवल 4 विज़ार्ड बन गया था, फिर भी ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में वह अनजान था। लैन ने सिर हिलाया, मिल्टन चेनी को विवरण समझाने की तैयारी करते हुए। अध्याय 365, 212, टेक्स्ट सिमुलेशन में परिवर्तन और सच्ची आत्मा का क्षेत्र। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। हाँ, रिवर कैवन। रिवर कैवन गार्जियन सागर में एक अनोखा रहस्यवादी क्षेत्र है जो सामान्य जादूगरों के लिए महत्वहीन है।
लेकिन यह उन जादूगरों के लिए असाधारण उपयोगिता का है जो नियमों के साथ एकीकृत हो गए हैं। लैन ने कहा। शब्दों के गिरने के बाद मिल्टन चेनी ने कुछ हद तक गैर प्रतिबद्ध तरीके से अपना सिर हिलाया। आखिरकार लैन बहुत सामान्य था। इसके अलावा चेनी को यह भी नहीं पता था कि रिवर कैवन क्या है। यहाँ तक कि रिवर कैवन नाम भी पहली बार सुना गया था। सिम्युलेटर में भी उसने रिवर कैवन का सामना कभी नहीं किया था। असाधारण उपयोग क्या है? चेनी ने पूछा। रिवर कैवन में नदी वास्तव में विजात दायरे में नियमों की लंबी नदी से निकलती है। नियमों की लंबी नदी? चेनी चौंक गए, उनकी आवाज में थोड़ी हैरानी थी। चेनी ने हमेशा माना था कि नियमों की लंबी नदी एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक उत्पाद है। लेकिन लैन के शब्दों से यह सुनना मुश्किल नहीं था कि नियमों की लंबी नदी वास्तव में एक असली नदी है। हाँ, आपको नियमों के साथ एकीकृत होने के क्षण में नियमों की लंबी नदी की आभासी छवि महसूस होनी चाहिए थी। विजात दायरे में नियमों की लंबी नदी वास्तव में भौतिक रूप से मौजूद है, आप इसे छू नहीं सकते। रिवर कैवन में नदी नियमों की लंबी नदी से आती है, लैन ने समझाया। ये सुनकर चेनी स्पष्ट रूप से काफी हैरान थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि नियमों की लंबी नदी किस स्तर की है, क्योंकि उनके लिए दूरी बहुत अधिक थी। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि स्तर 7 के जादूगर को भी उस स्तर को छूने में कठिनाई हो सकती है। गाजियन सागर वास्तव में नियमों की लंबी नदी से नदी के पानी को एक स्वतंत्र रहस्यवादी क्षेत्र के रूप में ले सकता है। ये कार्य केवल शक्तिशाली होने से परे था। रिवर कैवन का असाधारण उपयोग क्या है? चेनी ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। वह विनम्रतापूर्वक इस पहलू पर मार्गदर्शन मांगेगा। आखिरकार चूंकि लैन ने उसे ये शब्द बताए थे, इसलिए ये संकेत था कि लैन ने रिवर कैवन का भी दौरा किया था। इसलिए चेनी ने अपनी कुछ शंकाएं व्यक्त की। चेनी के शब्दों को सुनकर लैन ने संक्षेप में सोचा। ऐसा लगता है कि इसे कैसे वर्णित किया जाए, इस पर विचार कर रहा था। रिवर कैवन नियमों की आपकी समझ को तेज कर सकता है, जिससे आप नियमों की शक्ति से अधिक परिचित हो सकते हैं। आप इस तरह से विचार कर सकते हैं, अब आप नियमों की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उधार ले सकते हैं, लेकिन रिवर कैवन में अभ्यास करने के बाद आप जो नियमों की शक्ति उधार ले सकते हैं वह बहुत बढ़ जाएगी। यदि आप भविष्य में नियमों को अपने आप में मिलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप लेवल 6 के जादूगर बनने से बहुत दूर नहीं होंगे। लैन के शब्दों के बाद चेनी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वह अपने दिल में लैन के वाक्य का अर्थ पचा रहा था। लैन के शब्दों का अर्थ समझना मुश्किल नहीं था, कम से कम चेनी के लिए तो नहीं। इसलिए एक पल के बाद चेनी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। अगर रिवर कैवन वास्तव में उसकी मदद कर सकता है तो चेनी को वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि उससे पहले चेनी पहले टेक्स्ट सिमुलेशन आजमाएगा। आखिरकार अगर वह वास्तव में रिवर कैवन में प्रवेश कर सकता है तो कोई कारण नहीं है कि उसका नकली स्व उसमें प्रवेश न कर सके। आपको इस अवधि के दौरान गाजियन सागर नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि आप नियमों के साथ एकीकृत हो गए हैं, आपको ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। नियम आपके लिए सिर्फ एक कदम है, सबसे महत्वपूर्ण कारक अभी भी आपकी अपनी ध्यान तकनीक द्वारा विकसित आपकी आध्यात्मिक शक्ति का क्षेत्र है। नियम आपके लिए सिर्फ एक कदम है, सबसे महत्वपूर्ण कारक अभी भी आपकी आध्यात्मिक शक्ति का क्षेत्र है, जिसे आपकी अपनी ध्यान तकनीक द्वारा विकसित किया गया है। लैन ने कहा। उसे कुछ चिंता थी कि चेनी नियमों के साथ एकीकृत होने के बाद ध्यान तकनीक की अपनी साधना को शिथिल कर देगा। आखिरकार उसकी नज़र में चेनी अभी भी एक बच्चा था। अगर वह प्राथमिकताओं में अंतर नहीं कर पाता तो ये सामान्य बात होती। मैं समझता हूँ पैतृक गुरु, मुझे पता है कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, चेनी ने गंभीरता से कहा। वास्तव में अगर लैन ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो भी वह ध्यान तकनीक के अपने अभ्यास में शिथिल नहीं होता। वह खुद को सबसे बेहतर जानता था। चेनी जानता था कि वह कोई प्रतिभाशाली नहीं है, वह दूसरों की तुलना में सिर्फ भाग्यशाली था। उसके पास सिम्युलेटर नामक बाहरी प्लगइन था। ये कहा जा सकता है कि उसके जादूगर स्तर का 90% सिम्युलेटर के कारण था। ये देखते हुए कि चेनी को अपनी प्राथमिकताएं पता थीं, लैन ने इस विषय पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की। मैं सी लॉर्ड को खूनी समुद्री क्षेत्र के बारे में सूचित करूंगा। अगर यह सच है तो कुछ समय के लिए जादूगर क्षेत्र में अशांति रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बस इतना करना है कि ध्यान तकनीक का अभ्यास बिना रुके जारी रखें। अगर आप लेवल 5 के जादूगर बन सकते हैं तो आपको जादूगर क्षेत्र के लगभग सभी रहस्यों की स्पष्ट समझ होगी, लैन ने कहा। उनके अंतिम वाक्य में गहरी भावनाओं का संकेत था। उनकी आवाज में कुछ और निहितार्थ लग रहा था। चेनी लैन के स्वर में बदलाव को पहचान सकते थे और इसलिए चेनी ने सिर हिलाया और चुप हो गए। लैन को उसे जाने का संकेत देते देख चेनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और इस स्थान को छोड़ दिया। लैन की नज़र वहीं टिकी रही जहां चेनी गायब हो गया था, मानो कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद चेनी की सत्य की एक अलग किताब लैन के सामने तैर गई। अगर चेनी यहाँ होते तो शायद उन्हें आश्चर्य होता।
क्योंकि लैन की सत्य की पुस्तक शुद्ध सफ़ेद नहीं थी, बल्कि हल्के बैंगनी रंग की थी। खूनी समुद्री क्षेत्र हो, लैन ने खुद से कहा और एक संदेश भेजा। संदेश भेजने के बाद लैन की आकृति हिल गई और इस स्थान से गायब भी हो गई। एक स्तर 5 जादूगर के रूप में वह किसी भी समय जादूगर क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार कहीं भी हो सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई महीनों की अवधि तेजी से बीत गई। अब कुछ महीनों का समय चेनी के लिए लगभग महत्वहीन था। टेक्स्ट सिमुलेशन सक्षम करें। काले अक्षरों की इस स्ट्रिंग को देखकर मिल्टन चेनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने का फैसला किया। अगले ही पल जैसे ही टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू हुआ, पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन पर काले अक्षर दिखाई देने लगे। मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, उनकी निगाह स्क्रीन पर केंद्रित थी। आयु 44, आप गाजियन सागर के विजार्ड टॉवर में ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं, गाजियन सागर को छोड़कर नहीं। आयु 45, लैन आपको गाजियन सागर में मिस्टिक रिवर कैबिन में ले जाता है। आयु 46, आप मिस्टिक जर्नी से काफ़ी लाभ के साथ रिवर कैबिन को छोड़ देते हैं। आयु 79, ब्लडी सी रियल्म ने विजार्ड रियल्म में विजार्ड महाद्वीप पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, लेकिन विजार्ड रियल्म अच्छी तरह से तैयार था और कोई बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं छिड़ा। आयु 82, गाजियन सागर को छोड़कर विजार्ड रियल्म में चले गए। आयु 95, विजार्ड रियल्म को छोड़कर फिर से गाजियन सागर में वापस आ गए। मिशन की समय सीमा आ गई है और आप लेवल 4 विजार्ड बनने के बाद अपना पहला मिशन लेते हैं। आयु 97, गाजियन सागर को छोड़कर स्टेलर रियल्म में जाएं ताकि वे युद्ध की तैयारी कर सकें। मिशन उम्र 152, आपने गाजियन सागर का मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया, आप स्टेलर रियल्म को छोड़कर फिर से गाजियन सागर में लौट आए। उम्र 153, आपके गुरु भी अपना मिशन पूरा करके लौटे, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि आप पहले से ही नियमों के साथ विलीन हो चुके थे। इस बार मिशन इतना पहले पूरा हो गया। जब उन्होंने ये देखा तो मिल्टन चेनी एक पल के लिए रुक गए। उन्हें पता था कि भविष्य में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके भविष्य की दिशा वास्तव में बदल गई है, जबकि वे अभी भी होने वाले परिवर्तनों के बारे में अनिश्चित थे। पिछले सिमुलेशन में मिल्टन चेनी ने अपना पहला मिशन सबसे पहले 300 साल की उम्र में पूरा किया था। इस बार उन्होंने विजार्ड रियल्म का मिशन अपने शुरुआती 100 में पूरा किया है। ये 200 साल से भी ज्यादा पहले हो गया है। यह मिल्टन चेनी को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें समय से पहले कार्य पूरा करने के लिए क्या करना पड़ा, लेकिन मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया कि शायद इसका संबंध नियमों से था। इस प्रकार मिल्टन चेनी ने बहुत अधिक नहीं सोचा और दिखाई देने वाले काले पाठ को पढ़ना जारी रखा। आयु 212, आपने ध्यान तकनीक का अभ्यास रोक दिया और लेवल 4 विजार्ड बनने के बाद अपना दूसरा मिशन लिया। आयु 215, गाजियन सागर से प्रस्थान करें और आत्मा क्षेत्र की ओर बढ़ें। उम्र 426, मिशन पूरा करके वापस लौटे। विजार्ड क्षेत्र और खूनी सागर क्षेत्र के बीच युद्ध एक गर्म चरण में प्रवेश कर गया है, कई शून्य युद्ध क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। उम्र 428, ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। उसी समय खूनी सागर क्षेत्र ने विजार्ड क्षेत्र पर कुल हमला किया। 462 पर खूनी सागर क्षेत्र रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। विजार्ड क्षेत्र और खूनी सागर क्षेत्र के बीच अंतर क्षेत्र युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। 463 पर आपने मंसूर से सलाह मांगी, फिर गाजियन सागर छोड़ दिया। वास्तव में अंतर क्षेत्र युद्ध का अंत समय आगे बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि यह विजार्ड महाद्वीप के खिलाफ खूनी सागर क्षेत्र की योजना के कारण है। मिल्टन चेनी ने खुद से बड़बड़ाया क्योंकि उसने उन पंक्तियों को काले अक्षरों में पढ़ा था। अंतर क्षेत्रीय युद्ध के जल्दी समाप्त होने का संभावित कारण खूनी समुद्री क्षेत्र के चौतरफा हमले की जल्दी शुरुआत हो सकती है। चूंकि अंतर क्षेत्रीय युद्ध 300 साल पहले ही समाप्त हो गया था, इसलिए मिल्टन चेनी को उत्सुकता थी कि आगे क्या हो सकता है। इस प्रकार मिल्टन चेनी ने अपने उलझे हुए विचारों को पीछे धकेल दिया और काले अक्षरों में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ना जारी रखा। 632 पर आप गाजियन सागर में वापस लौटे, जिसने उस समय तक विजार्ड दायरे में अन्य दायरे स्तरीय विजार्ड संगठनों के विरुद्ध विजय अभियान शुरू कर दिया था। 656 पर आपने भाग नहीं लिया, सब कुछ आपसे असंबंधित लग रहा था। 838 पर मंसूर ने हस्तक्षेप किया, इस अर्थहीन गृहयुद्ध को समाप्त किया, जबकि आप अभी भी ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। 852 पर गाजियन सागर के चारों समुद्र विलीन हो गए और आप अभी भी दिन रात ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। 1025 पर गाजियन सागर ने आयरलैंड दायरे के विरुद्ध विजय अभियान शुरू किया और आप इसमें शामिल नहीं थे। 1072 पर आपने बड़ी मात्रा में खेती के संसाधनों के बदले में रॉक रूल्स को मंसूर को सौंप दिया और आपके प्रति मंसूर के रवैये को समझने की कोशिश की। 1433 पर आयरलैंड दायरे ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया और एक संबद्ध दुनिया बन गई जादूगर क्षेत्र। 1445 पर संरक्षक सागर ने अन्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त करना जारी रखा, जिससे सच्चे आत्मा क्षेत्र में असंतोष पैदा हुआ। 1985 पर
आप ध्यान तकनीक का अभ्यास करते रहते हैं। जादूगर क्षेत्र, जो लाखों वर्षों से विश्व सागर के किनारे पर मौजूद था, युद्ध में छिद्रों से भरा हुआ था। 1999 पर जादूगर क्षेत्र और अन्य दुनियाओं के बीच युद्ध में अंततः संरक्षक सागर शामिल था। आपको अन्य दुनियाओं के लिए संरक्षक सागर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2325 पर आपने तरंग क्षेत्र छोड़ दिया और शून्य में बहने लगे। 2352 पर शून्य में एक विसंगति हुई और आप अप्रत्याशित रूप से एक छेद में गिर गए। जीवन रक्षक कठपुतली विफल हो गई और आप मर गए। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। आप 3 यादें रखना चुन सकते हैं। क्षेत्र बनाए रखें। मिल्टन चेनी ने संकोच नहीं किया और क्षेत्र को बनाए रखने का विकल्प चुना। अगले ही पल मिल्टन के आध्यात्मिक सागर में धीरे धीरे लहरें फैल गईं। मिल्टन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत हो गई है। हालांकि नियमों की शक्ति ने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखाया। इस सिमुलेशन में ऐसा लगता है कि संरक्षक सागर ने जानबूझकर मुझे उन युद्धों से दूर रखा। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं नियमों के साथ विलीन हो गया और इसलिए मंसूर ने मेरे भविष्य को महत्व देना शुरू कर दिया? चेनी के सामने प्रकाश स्क्रीन में काले अक्षर धीरे धीरे गायब हो गए क्योंकि वह सोच रहा था। ये पार्ट सिमुलेशन उसके द्वारा पहले से जिए गए किसी भी सिमुलेशन से लंबा था। यदि अंत में शून्य में अप्रत्याशित विसंगति नहीं होती तो चेनी और भी लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। यदि इसके पीछे कोई कारण न होता तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करते। इसके पीछे कुछ कारण अवश्य होंगे। आखिरकार इस पार्ट सिमुलेशन में उसे अन्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए गाजियन सागर की टीम के हिस्से के रूप में नहीं चुना गया था। इसके बजाय मिल्टन ने सैकड़ों वर्षों तक गाजियन सागर में शांतिपूर्वक खेती की। मिल्टन ने अनुमान लगाया कि सबसे संभावित व्याख्या ये थी कि वह नियमों के साथ विलीन हो गया था। नियमों के साथ विलीन होने के बाद मिल्टन की क्षमता पहले से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। यही कारण है कि वह खतरे से बच गया। कुछ समय तक चिंतन करने के बाद मिल्टन ने इस पहलू पर और अधिक ध्यान न देने का फैसला किया। उसके मन में एक और विचार आया, सच्चा आत्मा क्षेत्र। मिल्टन ने इस दुनिया का नाम बुदबुदाया। ये दुनिया उसके सिमुलेशन में पहली बार दिखाई दी। वास्तविकता में भी ये पहली बार था जब मिल्टन ने इसके बारे में सुना था। ये निस्संदेह इंगित करता है कि ये दुनिया जादूगर क्षेत्र से बहुत दूर है। अध्याय 367, 213, विश्व सागर और अमरता। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। उसके दिमाग में लगातार यादें उभर रही थीं। यहाँ तक कि मिल्टन चेनी ने जो यादें अपने दिमाग में दबा रखी थीं वे भी उभर रही थीं। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ीं, क्योंकि चाहे उसने अपनी याददाश्त को कितना भी खंगाला हो, उसने कभी भी जादूगर की दुनिया के आसपास के क्षेत्र में सच्चे आत्मा क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना। अगर यह जादूगर की दुनिया के आसपास की दुनिया नहीं है तो यह तथाकथित सच्चा आत्मा क्षेत्र जादूगर की दुनिया से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेगा? इसके अलावा इस पार्ट सिमुलेशन से यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं था कि सच्चा आत्मा क्षेत्र निस्संदेह एक शक्तिशाली दुनिया थी। यहाँ तक कि गाजियन सागर, जो लेवल 8 के जादूगर का घर था, ने भी विरोध करने के लिए संघर्ष किया। क्या ये बाहरी डोमेन शैतान की पहचान मंसूर के कारण हो सकता है? मिल्टन चेनी ने अपने मन में इस पर विचार किया। इसके अलावा उन्हें कोई और कारण नहीं सूझा। इस विचार के साथ मिल्टन चेनी ने अपने मन में चल रहे विविध विचारों को किनारे कर दिया। आखिरकार सिमुलेशन में चाहे जो भी हो, यह अभी भी एक सिम्युलेटेड घटना है। असली विजार्डिंग दुनिया अभी भी उस समय अवधि से बहुत दूर है। ये कम से कम 1000 साल बाद की बात होगी। मिल्टन चेनी के लिए अभी इसके बारे में चिंता करने का कोई सार्थक बिंदु नहीं है। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने एक विचार का आह्वान किया। उनके मन में 3 अपरिचित यादें उभरीं। मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अचानक उनके मन में आने वाली यादों को आत्मसात करते हुए। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहों में समझ की झलक दिखाई दी। 3 यादों में से एक गाजियन सागर की रिवर कैवन के बारे में थी। इस याद ने उन्हें रिवर कैवन में आने वाली यात्रा के बारे में कुछ समझ प्रदान की। यादों को आत्मसात करने के बाद मिल्टन चेनी ने विशेषता पैनल को बंद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने सामने चमकदार स्क्रीन पर प्रदर्शित सिमुलेशन काउंट को देखा। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 1। टेक्स्ट सिमुलेशन आरंभ करें। हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने संचित दूसरे टेक्स्ट सिमुलेशन को आरंभ किया। अगले ही पल उनके सामने तैरती हुई लाइट स्क्रीन पर काले टेक्स्ट की स्ट्रिंग दिखाई दी। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक पल के बाद सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। रिटेन रियल्म या रिटेन तकनीक। आप 3 यादों को रिटेन करना चुन सकते हैं। रिटेन रियल्म। मिल्टन चेनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर रिटेन रियल्म को चुना क्योंकि वह लाइट स्क्रीन से गायब हो रहे टेक्स्ट की आखिरी लाइन को देख रहे थे।
अगले ही पल उनका शांत आध्यात्मिक सागर एक बार फिर से हल्की लहरों के साथ हिल उठा। मिल्टन चेनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि महसूस की। जब मैं 155 साल का था, 423 साल का था, 1262 साल का था, तब की यादों को संजोए रखो। यही बात मिल्टन चेनी ने मन ही मन दोहराए। जिस क्षण वह विचार पैदा हुआ, उसके मन में 3 और विदेशी यादें उभर आईं। एक क्षण बाद उसने इन तीनों यादों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। मिल्टन चेनी, जो जमीन पर क्रॉस लेग बैठे थे, ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, फिर अपने सामने तैरती हुई हल्की नीली स्क्रीन को गायब कर दिया। विश्व सागर, मिल्टन चेनी ने चुपचाप अपने आप से कहा। इस टेक्स्ट सिमुलेशन के साथ विजार्डिंग दुनिया से जो भविष्य उन्होंने देखा था, वह अब और अधिक स्पष्ट था। सच्चा आत्मा क्षेत्र विजार्डिंग दुनिया के पास की दुनिया नहीं थी, बल्कि विश्व सागर से एक दुनिया थी। और विजार्डिंग दुनिया, सख्ती से कहें तो, विश्व सागर से संबंधित नहीं थी। बेशक कोई यह भी कह सकता है कि विजार्डिंग दुनिया सिर्फ विश्व सागर के किनारे पर थी, लेकिन सिमुलेशन में विजार्डिंग दुनिया की प्रगति अप्रत्याशित रूप से विश्व सागर तक पहुंच गई, जिसके कारण अंततः ट्रू स्पिरिट दायरे की महान शक्तियों का हस्तक्षेप हुआ। एक चाल से, चाहे गाजियन सागर हो या मंसूर, लगभग कोई प्रतिरोध नहीं किया गया। उच्च स्तरों पर उन लोगों की तुलना में एक स्तर 8 जादूगर को समान स्तर पर नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि विजार्डिंग दुनिया और ट्रू स्पिरिट दायरे का अस्तित्व भी समान स्तर पर नहीं है। यदि विजार्डिंग दुनिया विश्व सागर के किनारे पर करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में थी, तो ट्रू स्पिरिट दायरा विश्व सागर में स्थित एक लगभग कालातीत दुनिया है। ट्रू स्पिरिट दायरे की कार्रवाई का कारण किसी बाहरी डोमेन शैतान के कारण नहीं था। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि विजार्डिंग दुनिया ने एक ऐसे स्तर को छुआ था जिस तक उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। इस टेक्स्ट सिमुलेशन ने मिल्टन चेनी को काफ़ी लाभ पहुंचाया। किसी और चीज़ की परवाह किए बिना इसने उनके क्षितिज को काफ़ी हद तक व्यापक बना दिया। इसके अलावा इन 2 टेक्स्ट सिमुलेशन के साथ मिल्टन चेनी पहले से ज़्यादा समय तक जीवित रहे। बस इतना ही काफ़ी था। आखिरकार जितना ज़्यादा वे जीवित रहेंगे, उतना ज़्यादा वे अपनी ध्यान तकनीक को विकसित कर सकेंगे और उनकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ सकेगी। हो सकता है कि आपको एक सिमुलेशन से बहुत ज़्यादा फर्क न दिखे, लेकिन अगर आप एक के बाद एक 10 या दर्जनों सिमुलेशन को जोड़ दें, तो इससे होने वाले बदलाव निश्चित रूप से मिल्टन चेनी के लेवल 5 विजार्ड बनने में लगने वाले समय को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। मिल्टन चेनी टेक्स्ट सिमुलेशन के प्राथमिक उद्देश्य को नहीं भूले। टेक्स्ट सिमुलेशन ज़्यादातर मामलों में उनके दायरे को बढ़ाने के लिए है, जिससे वे वास्तविकता में तेज़ी से बढ़ सकें। अगर वे टेक्स्ट सिमुलेशन का इस्तेमाल भविष्य में बेतहाशा झांकने के साधन के रूप में करते, तो वे निश्चित रूप से नुकसान में होते। आखिरकार पिछले मिल्टन चेनी को भी ऐसे ही नुकसान का सामना करना पड़ा था। भविष्य बदल सकता है, ये सिद्धांत कुछ ऐसा है जिसे मिल्टन चेनी कभी नहीं भूले। इस विचार के साथ मिल्टन चेनी ने इस मुद्दे पर और अधिक विचार नहीं किया। वह उठे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और फिर विजार्ड टॉवर से बाहर निकल गए। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तब तक वह पहले से ही गाजियन सागर की लाइब्रेरी में था। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। गाजियन सागर की लाइब्रेरी के अंदर एक कोने में बैठे मिल्टन चेनी के हाथों में एक मोटी प्राचीन पुस्तक देखकर खुशी हुई। मैंने वास्तव में इसे पा लिया है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। उसने प्राचीन पुस्तक के अंतिम कुछ पन्नों को पलटा, जहां सामग्री बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह खोज रहा था। वह सत्य की पुस्तक में जानकारी खोज सकता था, लेकिन सत्य की पुस्तक से प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी सीमित थी। अधिक विस्तृत सामग्री जानने के लिए उसे अभी भी व्यक्तिगत रूप से गाजियन सागर की लाइब्रेरी में आना था। मिल्टन चेनी ने इत्मीनान से प्राचीन पुस्तक को पलटा। अध्याय 368, 213, विश्व सागर और अमरता, कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। जब तक मिल्टन चेनी ने इस प्राचीन पुस्तक के अंतिम कुछ पृष्ठों को अपने दिमाग में पूरी तरह से अंकित नहीं कर लिया था, तब तक उन्होंने अपने हाथ में पुस्तक को बंद नहीं किया था। विश्व महासागर में एक प्राकृतिक अवरोध है, तो फिर विश्व महासागर के किनारे पर स्थित जादूगर क्षेत्र इस अवरोध के संपर्क में कैसे आया? संबंधित सामग्री को पढ़ने के बाद मिल्टन चेनी के दिल में भ्रम की भावना पैदा हुई। अगर यह वास्तव में प्राचीन पुस्तक के अनुसार है, तो विश्व महासागर के अवरोध को तोड़ना लगभग असंभव होना चाहिए। तो जादूगर क्षेत्र विश्व महासागर में कैसे पहुंच गया? क्या यह मंसूर की वजह से है? मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। ये वास्तव में मामला हो सकता है। शायद मंसूर का अंतिम लक्ष्य विश्व महासागर की बाधा को तोड़ना और विश्व महासागर की वास्तविक गहराई में प्रवेश करना था। आखिरकार टेक्स्ट सिमुलेशन के उत्तरार्ध में मंसूर अनिवार्य रूप से बिना किसी निशान के गायब हो गया। कम से कम मिल्टन चेनी के दृष्टिकोण से उन्हें नहीं पता था कि मंसूर कहाँ गया था। बेशक ये सब मिल्टन चेनी के अनुमान के अलावा कुछ नहीं है।
अपने नाम पर 2 टेक्स्ट सिमुलेशन होने के बावजूद मिल्टन चेनी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि यह वास्तव में सच है। आखिरकार ऐसे मामले अभी भी उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं। वर्तमान चरण में गहरे रहस्यों को जानने के उनके प्रयास निस्संदेह मूर्खों के सपनों के समान हैं। मिल्टन चेनी ने प्राचीन पुस्तक को शेल्फ पर वापस रख दिया और एक झिलमिलाहट के साथ लाइब्रेरी से गायब हो गए। इस बिंदु तक समझ हासिल करना पर्याप्त था और मिल्टन चेनी को और अधिक गहराई में जाने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर वह और अधिक सीखना भी चाहते थे तो ये तब होगा जब वह भविष्य में कहीं अधिक मजबूत होंगे। आखिरकार बहुत अधिक जानना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। इसके अलावा भले ही वह इस समय और अधिक जानना चाहता हो, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए कोई माध्यम नहीं था। एक व्यक्ति कितना दूर तक देख सकता है ये पूरी तरह से उसकी अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। किसी का अपना क्षेत्र ही कठोर सत्य है और यह कुछ ऐसा है जिसे मिल्टन चेनी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है और पलक झपकते ही एक और महीना बीत जाता है। इस महीने मिल्टन चेनी ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के लिए विजार्ड टॉवर में लौट आए। विजार्ड टॉवर में इसके सबसे ऊपर मिल्टन चेनी, जो ध्यान मार्गों का अनुसरण करके ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे थे, उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने अपना अभ्यास रोक दिया। क्रॉस लेग बैठे मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके चारों ओर घूमती आध्यात्मिक शक्ति उनके आध्यात्मिक सागर में लौट आए। अगले ही पल सत्य की पुस्तक मिल्टन चेनी के सामने तैर गई और अपने आप खुल गई। मिल्टन चेनी के दिमाग में एक संदेश आया। इस संदेश की विशिष्ट सामग्री को समझने के बाद जवाब देने के बजाय मिल्टन चेनी ने सीधे सत्य की पुस्तक को अपने आध्यात्मिक सागर में वापस कर दिया। फिर मिल्टन चेनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बुलाया और एक झिलमिलाहट के साथ वह जादूगर टॉवर से बाहर निकल गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसने खुद को अंतरिक्ष के भीतर एक जगह पर पाया। ये स्थान मिल्टन चेनी के लिए अपरिचित नहीं था, ये लैन का नियम स्थान था। हालांकि मिल्टन चेनी पहले से ही नियमों के साथ विलीन हो चुके थे, फिर भी वे इस स्तर पर नियमों की शक्ति का उपयोग करके एक व्यक्तिगत स्थान बनाने में असमर्थ थे। हालांकि वे वास्तव में नियमों के साथ विलीन हो चुके थे, लेकिन इस स्तर पर मिल्टन के लिए भी नियमों की शक्ति का कुशलतापूर्वक उपयोग करना मुश्किल था, उन्हें नियंत्रित करना तो दूर की बात है। आखिरकार नियमों के साथ आधिकारिक रूप से विलीन हुए ज्यादा समय नहीं बीता है और नियमों की शक्ति के नियंत्रण पर टेक्स्ट सिमुलेशन का कोई लाभकारी प्रभाव नहीं था। टेक्स्ट सिमुलेशन दायरे को बनाए रख सकता है, ये तकनीक को बनाए रख सकता है, लेकिन यह नियमों की शक्ति को बनाए नहीं रख सकता। मिल्टन ने टेक्स्ट सिमुलेशन में इसकी पुष्टि की थी। आखिरकार उसने टेक्स्ट सिमुलेशन में रिवर कैवन में कदम रखा था, लेकिन सिमुलेशन समाप्त होने के बाद उसने जिन नियमों के साथ विलय किया था वे थोड़े भी नहीं बदले। शायद ट्रू बॉडी सिमुलेशन ऐसा कर सकता है, लेकिन मिल्टन को नहीं पता था, क्योंकि नियमों के साथ विलय होने के बाद उसने अभी तक ट्रू बॉडी सिमुलेशन का संचालन नहीं किया था। इस स्पेस में आने पर मिल्टन चेनी ने अनजाने में अपने आसपास का सर्वेक्षण नहीं किया जैसा कि उसने पहले किया था। इसके बजाय उसने सीधे एक बुजुर्ग की पीठ पर अपनी नज़र टिकाई। वह बुजुर्ग खुद लैन था। अगले ही पल बुजुर्ग ने मिल्टन चेनी को देखने के लिए मुड़कर देखा। संरक्षक भगवान ने आपको रिवर कैवन में प्रवेश करने की अनुमति दी है, लेकिन आपके पास केवल 1 वर्ष है। इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें और नियमों की शक्ति को महसूस करने के लिए खुद को समर्पित करें। नियमों के साथ विलय के बाद नियमों की शक्ति जीवन भर आपके साथ रहेगी। भले ही आप भविष्य में लेवल 7 के जादूगर बन जाएं, फिर भी नियम आपके लिए एक अपूरणीय भूमिका रखते हैं। लैन ने मिल्टन चेनी की ओर देखा और बोला। उसके लहजे में गंभीरता का भाव था। ये शब्द सुनकर मिल्टन चेनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह उसके अपने भविष्य से जुड़ा था, स्वाभाविक रूप से वह इसे हल्के में नहीं लेगा। भले ही लैन ने इसका जिक्र न किया हो, मिल्टन चेनी रिवर कैवन की अपनी आगामी यात्रा में ढिलाई नहीं बरतेंगे। टेक्स्ट सिमुलेशन से मिली याददाश्त से मिले अनुभवों और सबक के साथ भले ही मिल्टन चेनी का रिवर कैवन में पहली बार प्रवेश हो, लेकिन उन्हें अपरिचित महसूस नहीं होगा। लगातार परीक्षण और त्रुटि उन लाभों में से एक है जो टेक्स्ट सिमुलेशन ने उसे दिए हैं। अच्छा, आप चुन सकते हैं कि आप रिवर कैवन में कब प्रवेश करना चाहते हैं। आप अभी प्रवेश करना चाहते हैं या बाद में, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आप इस पर विचार कर सकते हैं। बेशक आप रिवर कैवन में प्रवेश करने का चाहे जब भी चुनाव करें, इसका कोई खास असर नहीं होगा। मिल्टन चेनी की शक्ल देखकर लैन को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि मिल्टन चेनी उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। इसलिए लैन ने शांत स्वर में अपना मुंह खोला। उसके शब्द निकल जाने के बाद मिल्टन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रिवर कैवन में कब प्रवेश करना है, ये चुनना दूसरों के लिए भी वैसा ही हो सकता है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मिल्टन के लिए यह अलग हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक सिम्युलेटर है। अभी वह सोच रहा था कि क्या ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त होने के बाद भी पावर ऑफ रूल्स में उसकी प्रगति बरकरार रहेगी। अब अवसर आ गया है। अगर वह भविष्य में रिवर कैवन में प्रवेश करना चुनता है
तो उसके पास अपने दिल में चल रही अटकलों को सत्यापित करने का समय होगा। लेकिन अगर वह अभी रिवर कैवन में प्रवेश करना चुनता है तो निस्संदेह वह ट्रू बॉडी सिमुलेशन के बारे में अपनी अटकलों को सत्यापित नहीं कर पाएगा। इसलिए लगभग तुरंत मिल्टन ने एक निर्णय लिया। मैं थोड़ी देर और इंतजार करना चाहूंगा, मिल्टन ने धीरे से कहा। मिल्टन की यह बात सुनकर लैन को आश्चर्य नहीं हुआ। वह मिल्टन की तैयारी की इच्छा को समझ सकता था। आखिरकार यह कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए लैन ने अपनी समझ का संकेत देते हुए सिर हिलाया। जब आप तैयार हों तो मुझे सत्य की पुस्तक में संदेश भेजें, फिर मैं आपको रिवर कैवन ले जाऊंगा, लैन ने कहा। मिल्टन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, धन्यवाद पैट्रिक गुरु। अगले ही पल लैन ने अपना हाथ हिलाया और आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर ने मिल्टन के शरीर को घेर लिया, उसे नियम स्थान से बाहर ले गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई महीने उड़ गए। विजार्ड टॉवर में मिल्टन ने एक बार फिर ध्यान तकनीक का अभ्यास रोक दिया। उसी समय उसके सामने एक पारदर्शी हल्की नीली स्क्रीन उभरी। मिल्टन ने अपनी नज़र स्क्रीन के सबसे नीचे सिमुलेशन काउंट कॉलम पर घुमाई। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 1, पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट 1, ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 1। पैनल में जोड़े गए 3 अलग अलग सिमुलेशन काउंट को देखकर मिल्टन के चेहरे पर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन को 4 साल हो चुके हैं और उसके पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन को 2 साल हो चुके हैं। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। अपने सामने काले अक्षरों की स्ट्रिंग को देखते हुए मिल्टन एक सेकंड के लिए झिझका और फिर टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू कर दिया। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना इनाम चुनें। रिटेन रियल्म या रिटेन तकनीक। 3 यादों को बनाए रखने का विकल्प चुन सकते हैं। रिटेन रियल्म। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है और मिल्टन फिर से रिटेन रियल्म चुनता है। इस रिटेन रियल्म के बाद मिल्टन के आध्यात्मिक सागर में पहले से भी ज्यादा बदलाव नजर आते हैं। आध्यात्मिक सागर अब एक और चौथा वलय जादू लिख सकता है। आध्यात्मिक शक्ति के प्रवर्धन को महसूस करते हुए मिल्टन ने खुद से कहा, 455, 456 और 457 की उम्र की यादों को संजोए रखो। अगले ही पल मिल्टन के एक विचार के साथ 3 अज्ञात यादें एक बार फिर उसके दिमाग में उभरीं। इन 3 यादों को पचाने के बाद मिल्टन ने हल्के नीले रंग की स्क्रीन को नहीं छिपाया। उसके सामने फिर से काले अक्षरों की एक स्ट्रिंग दिखाई दी। ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू किया, जिसे हर 4 साल में एक बार ही जमा किया जा सकता था। इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के लिए उनका मुख्य लक्ष्य ये सत्यापित करना था कि ट्रू बॉडी सिमुलेशन में नियमों की बढ़ी हुई शक्ति वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है या नहीं। अगर ऐसा हो सकता है तो वास्तव में मिल्टन रिवर कैवन में प्रवेश करना नहीं चुनेगा। आखिरकार अगर वह मुफ्तखोरी कर सकता है तो मिल्टन निश्चित रूप से सिर्फ एक बार नहीं खेलेगा। पुनश्च आपके निरंतर पढ़ने और मासिक टिकट के लिए धन्यवाद। ट्रू बॉडी सिमुलेशन को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, चिंता न करें। अध्याय 369 रेशियो 214 सच्चा शरीर अनुकरण और अनुकरण समाप्त होता है, कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। विजार्ड टॉवर के अंदर सच्चा शरीर अनुकरण शुरू होने के बाद मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। उसके सामने से हल्की नीली स्क्रीन गायब होने के अलावा वास्तविकता में और कुछ नहीं बदला था। लेकिन मिल्टन कई सच्चे शरीर अनुकरणों का अनुभव कर चुका था, जानता था कि अनुकरण पहले ही शुरू हो चुका था। उसने सत्य की पुस्तक को याद किया, लैन को एक संदेश भेजा। लगभग तुरंत उसे लैन से जवाब मिला। मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की, उसका रूप बदला, विजार्ड टॉवर से बाहर निकल गया। अगले ही पल वह पहले से ही लैन के नियम स्थान के अंदर था। मिल्टन को देखकर लैन को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने धीरे से हाथ हिलाने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। अगले ही पल मिल्टन ने अपने शरीर को आध्यात्मिक शक्ति से भरते हुए महसूस किया। उसकी चेतना अंधकार में हो गई। जब प्रकाश फिर से उसके सामने प्रकट हुआ तो वह एक अजीब जगह पर था। मिल्टन को स्पष्ट रूप से पानी की एक धारा उसके शरीर को छूती हुई महसूस हो रही थी। उसने सहज रूप से अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। उसके चारों ओर अंधकार था। अपनी प्रभावशाली रात्रि दृष्टि के साथ भी मिल्टन अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पानी में डूबा हुआ है। समय धीरे धीरे बीतता गया और थोड़ी देर बाद मिल्टन, जो उस वातावरण के अनुकूल हो गया था, ने पाया कि वह अपने आसपास के कुछ हिस्सों को देख सकता है। इसे नदी की गुफा के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन यह एक छोटे से तालाब जैसा था। मिल्टन का शरीर अब इस छोटे से तालाब के केंद्र में था। तालाब में पानी गहरा नहीं था, बस उसकी कमर तक पहुंच रहा था। अगले ही पल मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक सागर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को जुटाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जैसा कि मुझे टेक्स्ट सिमुलेशन से याद है, यहाँ आध्यात्मिक शक्ति जुटाना वास्तव में असंभव है, मिल्टन ने खुद से सोचा।
पहले से अच्छी तरह से तैयार होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। मिल्टन ने अपने मन से बिखरे विचारों को दूर किया और अपनी चेतना से नियमों की शक्ति को समझना शुरू किया। तुरंत उसकी आंखों के सामने लाल रंग की एक लकीर उभरी। उसकी चेतना ने फिर से नियमों की राजसी लंबी नदी को देखा। नदी के बीच में एक छोटी सी लाल नाव बह रही थी। उस क्षण मिल्टन ने आसानी से नियम शक्ति का सार समझ लिया। ये नियम शक्ति उधार लेने से अलग था। नियम शक्ति का सार समझना कोई आसान बात नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में मिल्टन के लिए अपनी चेतना का उपयोग करके नियम शक्ति के सार को सीधे समझना बहुत मुश्किल होगा। वास्तव में वह नियमों की शक्ति उधार ले सकता था, लेकिन उनके सार को नहीं समझ सकता था। यहाँ यह अलग था। यहाँ मिल्टन आसानी से नियम शक्ति के सार को समझ सकता था। इससे नियम शक्ति के बारे में उसकी समझ और गहरी हो गई। टेक्स्ट सिमुलेशन द्वारा बनाए गए मेमोरी के कारण मिल्टन को कुछ अनुभव हुआ। उसने समय बर्बाद नहीं किया और निर्णायक रूप से नियमों को समझना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। यहाँ नियमों की धारणा में मिल्टन को समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ, इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि उसे यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है। लेकिन नियम शक्ति के बारे में उसकी धारणा उसके आने के बाद से ही तेजी से बढ़ रही थी। मिल्टन ने पाया कि वह नियमों की लंबी नदी को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। नियमों के बारे में उसकी धारणा जितनी गहरी होती गई, उसे नियमों की लंबी नदी और खुद के बीच की अथाह दूरी का एहसास उतना ही अधिक होता गया। जैसे कि यह एक दुर्गम खाई हो। वह इसे देख सकता था, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सकता था। नियमों की लंबी नदी जो उसने देखी, वह वास्तविक भी नहीं बल्कि केवल एक भ्रम थी। रिवर कैवन में मिल्टन उसके केंद्र में खड़ा था। मिल्टन की आंखें कसकर बंद थीं, उसका माथा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था, जैसे कि उसने अपनी चेतना में कुछ देखा हो। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अचानक रिवर कैवन के बीच में खड़े होकर मिल्टन चेनी ने अपनी सिकुड़ी हुई भौं को थोड़ा ढीला किया। उसकी कसकर बंद आंखें तुरंत खुल गईं। उसकी दृष्टि में लाल रोशनी की एक लकीर चमक उठी। मिल्टन के चारों ओर घनी लपटें उठ रही थीं। लपटें रिवर कैवन में पानी की धारा को छूती हुई दिखाई दीं। हिस हिस। जब लपटें पानी से टकराईं तो उन्होंने एक तीखी आवाज की। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इस अंधेरी जगह में यह असाधारण रूप से स्पष्ट थी जहां केवल मिल्टन मौजूद थे। मिल्टन हिले नहीं, उनका हाव भाव अपरिवर्तित रहा। रिवर कैवन के बीच में खड़े होकर उनके चारों ओर लपटें फैलती रहीं। लपटें मिल्टन द्वारा नहीं बनाई गई थीं। इसके बजाय जैसे जैसे नियमों के बारे में उनकी समझ गहरी होती गई, वे स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित होने लगीं। यद्यपि यहाँ आध्यात्मिक शक्ति को संगठित नहीं किया जा सकता था, लेकिन नियमों की शक्ति को बुलाया जा सकता था। मिल्टन ने अभी अभी इसकी खोज की थी। टेक्स्ट सिमुलेशन से बची हुई यादों में इसका जिक्र नहीं था। ये जगह वाकई उन जादूगरों के लिए एक खजाना है जो नियमों के साथ घुल मिल गए हैं। नियमों की समझ के लिए वृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। नियमों को समझने से विराम लेने के बाद मिल्टन थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। टेक्स्ट सिमुलेशन से बची हुई यादों ने उसे कुछ अनुभव दिया, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव एक बिल्कुल अलग अनुभूति थी। हालांकि मिल्टन को नहीं पता था कि उसे यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है, लेकिन उसे पता था कि निश्चित रूप से 1 साल से भी कम समय हुआ है। अगर 1 साल होता तो उसे अब तक टेलीपोर्ट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यह 1 साल से भी कम समय के भीतर हुआ। मिल्टन की नियमों की समझ में सुधार हुआ था, जैसे कि उसने हजारों साल बिताए हों। अध्याय 370:214 सच्चा शरीर अनुकरण। और अनुकरण समाप्त होता है। कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। ये वास्तव में एक ऐसी अतिशयोक्ति थी जिसने मिल्टन चेनी के दिल को भावुक कर दिया। लेकिन अगले ही पल मिल्टन ने अपने मन से अपने सभी विविध विचारों को दूर कर दिया। आखिरकार उसके लिए भावुक होना अभी भी बहुत जल्दी था। आखिरकार वह अभी ट्रू बॉडी सिमुलेशन के अंदर था। हालांकि ट्रू बॉडी सिमुलेशन वास्तविकता से लगभग अप्रभेद्य था, फिर भी यह सिर्फ एक सिमुलेशन था। अनुकरण समाप्त होने और वास्तविकता में वापस आने के बाद यह अभी भी अज्ञात है कि क्या वह नियमों की अपनी धारणा को बनाए रख सकता है। यदि वह नियमों की धारणा को वास्तविकता में वापस लाने में असमर्थ था, तो उसके पास नियमों की धारणा के लिए केवल एक ही अवसर होगा। हालांकि अगर वह नियमों की धारणा को वास्तविकता में वापस ला सकता है, तो उसे बाद में नियमों की धारणा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ट्रू बॉडी सिमुलेशन की वजह से वह इसे हर 2 साल में एक बार इकट्ठा कर सकता था, और मिल्टन के लिए 2 साल कोई खास लंबा समय नहीं था। आखिरकार हर बार जब वह पुनर्जन्म सिमुलेशन या ट्रू बॉडी सिमुलेशन से गुजरता तो वह कम से कम 1000 साल और जीता। ये विचार मिल्टन के दिमाग में बस एक पल के लिए ही रहे। अगले ही पल मिल्टन ने सोचना बंद कर दिया और नियमों की अपनी धारणा को जारी रखा। उसके चारों ओर की लपटें अभी भी फैल रही थीं, मानो वे कभी बुझने वाली ही न हों।
समय धीरे धीरे बीतता गया और केवन नदी धीरे धीरे शांत होती गई, लगभग कोई आवाज नहीं आ रही थी। तालाब के बीच में केवन नदी में नियमों की शक्ति को महसूस कर रहे मिल्टन को कुछ महसूस हुआ और अवचेतन रूप से नियमों की अपनी धारणा को रोक दिया। अगले ही पल एक अकथनीय शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। मिल्टन के चारों ओर जल रही नियमों की आग उसी क्षण बुझ गई। खामोश नदी कावेर्न एक बार फिर गहरे अंधेरे में डूब गई। ये केवल नदी कावेर्न ही नहीं थी जो अंधेरे में डूब गई, बल्कि मिल्टन की चेतना भी। जब तक मिल्टन की आंखों में रोशनी लौटी तब तक उसका शरीर नदी कावेर्न में नहीं था। नदी कावेर्न से अनायास बाहर निकलकर मिल्टन ने अवचेतन रूप से अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। यह अभी भी परिचित वातावरण था और वह लैन के नियम स्थान में वापस आ गया था। मिल्टन ने राहत की सांस ली। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई दुर्घटना हुई है। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। ये सबसे अधिक संभावना है क्योंकि 1 वर्ष बीत चुका था। ये कहना होगा कि मिल्टन, जो नदी कावेर्न में नियमों की शक्ति को महसूस कर रहा था, समय बीतने को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। क्या 1 वर्ष पहले ही इतनी जल्दी खत्म हो गया था? यह विचार उसके दिमाग में तुरंत आया। आपको कैसा लग रहा है? जब मिल्टन ने अपने विचारों को दबाया तो एक आवाज उसके कानों तक पहुंची। मिल्टन ने अवचेतन रूप से अपना सिर आवाज की दिशा में घुमाया। लैन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। लगता था कि वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। हालांकि लैन को यह एहसास हो गया था कि मिल्टन नियमों के साथ घुल मिल गया है। वह अब नियमों के बारे में मिल्टन की धारणा की प्रगति को महसूस नहीं कर सकता था। वह अकेले लेवल 7 के जादूगर को तो छोड़िए, किसी व्यक्ति की नियमों की धारणा की डिग्री को भी नहीं समझ सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग नियम एक दूसरे के साथ नहीं बदले जा सकते। केवल तभी जब दोनों लोग एक ही नियम के साथ घुल मिल जाएं, तो उन्हें एक दूसरे की प्रगति के बारे में स्पष्ट धारणा हो सकती है। बेशक 2 लोगों द्वारा एक ही समय में ज्यादातर नियमों को मिलाना दुर्लभ है, और नियम जितना कीमती होगा, संभावना उतनी ही कम होगी। हाँ, बहुत बढ़िया, मिल्टन ने आह भरी और खुलकर कहा। ये वास्तव में उसकी सबसे सच्ची भावना थी। ये सुनकर लैन ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सामान्य बात थी कि मिल्टन इस तरह महसूस करता था। जब वह पहली बार रिवर केवन में दाखिल हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया मिल्टन की तुलना में कहीं ज्यादा अतिरंजित थी। क्या ये सच है कि हर व्यक्ति रिवर केवन में सिर्फ एक बार ही दाखिल हो सकता है? ये देखकर कि लैन ने सिर्फ सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोला, मिल्टन फिर से बोला। दरअसल ये भी एक ऐसा सवाल था जिसे मिल्टन समझना चाहता था। बिल्कुल नहीं, लेकिन लेवल 4 के जादूगर के स्तर पर आप सिर्फ एक बार ही इसमें दाखिल हो सकते हैं। जब आप लेवल 5 के जादूगर बन जाएंगे तो आपको रिवर केवन में दाखिल होने के 2 और मौके मिलेंगे। गार्जियन सी के हर जादूगर के पास अपने जीवन काल में रिवर केवन में दाखिल होने के अधिकतम 3 मौके होते हैं। मिल्टन का सवाल सुनकर लैन ने समझाना शुरू किया। अगर मिल्टन ने नहीं भी पूछा होता तो भी वह बाद में उसे समझा देता। बेशक मिल्टन का यह सवाल पूछना उसके लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जादूगर रिवर केवन के लाभों का अनुभव करने के बाद दूसरी बार भी दाखिल होना चाहता है। अपनी शक्ति को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के मौके स्वाभाविक रूप से जितने ज्यादा होंगे उतना ही बेहतर होगा। 3 बार, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। यह उत्तर उसकी उम्मीद के भीतर और परे दोनों था। ऐसा नहीं था कि उसे लगा कि संख्या बहुत ज्यादा है, बल्कि यह कि यह बहुत कम थी। एक जादूगर को अपने जीवन काल में केवल 3 अवसर मिलते थे और उन्हें लेवल 5 जादूगर होना पड़ता था, जिसमें प्रत्येक अवसर केवल 1 वर्ष तक चलता था। मौके कम थे और शर्तें सख्त थीं, लेकिन ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि ये अवसर कितने कीमती थे। ये सही है। मुझे लगता है कि आपने पहले ही महसूस कर लिया होगा, रिवर केवन में नियमों का पानी खत्म हो रहा है। अगर कोई सीमा न होती तो रिवर केवन में नियमों का पानी बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता, लैन ने कहा। यह सुनकर मिल्टन चेनी की आंखों में एहसास जग गया। तो ऐसा ही था। मिल्टन को रिवर केवन में देखी गई नियमों की शक्ति से परिवर्तित ज्वाला और नियमों के पानी के बीच टकराव याद आ गया। मिल्टन ने अभी इस बारे में नहीं सोचा था। उसने सोचा था कि नियमों को बार बार समझने से कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वह इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। समस्या इतनी जटिल नहीं थी, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि नियमों का पानी खत्म हो रहा था। एक पल बाद जब लैन ने संकेत दिया कि मिल्टन जा सकता है तो उसने सिर हिलाया और रूल स्पेस छोड़ दिया। समय धीरे धीरे बीतता है और पलक झपकते ही 320 साल बीत गए। विजात दायरे के बाहर शून्य स्थान में मिल्टन की आकृति इस स्थान पर पहुंची और शून्य के बाद रुक गई। अगले ही पल मिल्टन की आकृति हिल गई और गार्जियन सागर में वापस आ गई। शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र में मिल्टन ने सत्य की पुस्तक को बुलाया। उसके सामने तैरती हुई सत्य की पुस्तक अपने आप खुल गई। अपनी चेतना की एक हरकत के साथ मिल्टन टास्क स्पेस में प्रवेश कर गया। जब उसकी चेतना टास्क स्पेस में प्रकट हुई तो उसके शरीर से बहती हुई रोशनी की एक लकीर उड़ी और टास्क स्पेस में विलीन हो गई।
अगले ही पल मिल्टन की चेतना टास्क स्पेस से बाहर खींच ली गई। वास्तविकता में वापस आकर मिल्टन ने अपनी आंखें खोली और सत्य की पुस्तक को अपने आध्यात्मिक सागर में वापस रख दिया। एक हरकत के साथ वह विजार्ड टॉवर में वापस आ गया। विजार्ड टॉवर में वापस आने के बाद मिल्टन क्रॉस लेग बैठ गया और सीधे ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय उड़ गया, इस बार पूरे 1500 साल बीत गए। एक अलग जगह के अंदर मिल्टन एक अधेड़ उम्र के आदमी की पीठ को गंभीरता से देख रहा था। एक पल बाद अधेड़ उम्र के आदमी ने मिल्टन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह बहुत कठोर थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के भाव देखकर मिल्टन ने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी। अभी भी बहुत जल्दी थी। अगले ही पल मिल्टन का शरीर धीरे धीरे भ्रम में बदल गया, अंतरिक्ष में विलीन हो गया। अधेड़ उम्र का व्यक्ति ये दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, वह रोबोट की तरह कठोर था। इस क्षण समय रुक गया था। समय के गियर पीछे की ओर घूमने लगे थे। गाजियन सागर में विजार्ड टॉवर के भीतर सच्चा शरीर सिमुलेशन समाप्त होता है। दायरा, तकनीक और यादें बरकरार। मिल्टन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जिससे उसके सामने लाइट स्क्रीन पर काले शब्दों की 2 पंक्तियां तैरती हुई दिखाई दीं। उसके दिमाग में हजारों सालों की यादें इस क्षण बेहद स्पष्ट हो गईं। मिल्टन जमीन पर क्रॉस लेग बैठे हुए हिले नहीं, लेकिन धीरे धीरे बदबूदार हवा की एक सांस छोड़ी। हल्के नीले रंग की लाइट स्क्रीन फीकी पड़ गई। मिल्टन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। एक पल बाद मिल्टन ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वास्तव में संभव है, ट्रू बॉडी सिमुलेशन से नियमों की धारणा का प्रतिधारण वास्तव में बरकरार है। मिल्टन ने मन ही मन सोचा। इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन से उसे बहुत लाभ हुआ। उसने न केवल ट्रू बॉडी सिमुलेशन से नियम धारणा के प्रतिधारण को मान्य किया था, बल्कि यह भी पता लगाया था कि मंसूर विश्वसागर में गहराई से जांच करने के लिए इतना जुनूनी क्यों था। मिल्टन की आंखों में गहराई की एक झलक दिखाई दी। ट्रू बॉडी सिमुलेशन का पूरा कोर्स अब उसके लिए पूरी तरह से स्पष्ट था।